फ्रॉस्ट एट मिडनाइट 1798 में लिखी गई है। पोएट एस.टी. कोलरिज ने डेडिकेट की है ये पोएम अपने सन हार्टली को। ये एक कन्वर्सेशनल पोएम है, मतलब कि इसमें फॉर्मल स्पीच नहीं है बल्कि नेचुरल स्पीच है। इस पोएम की लैंग्वेज ऐसे है जैसे किसी क्लोज फ्रेंड से बात की जा रही हो। ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल भी है क्योंकि इसके अंदर कोलरिज ने डिस्कस किया है अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को नेगेटिव वे के अंदर कि कैसे वो लंदन के एक डर्टी सिटी में रहता था। वो वहीं पर ग्रो अप हुआ और वो ट्रैप्ड, सैड और नेचर से डिस्कनेक्टेड फील करता था। टाइटल में फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग कोल्ड वेदर को, जो कि पोएम में दिखाया गया है। मिडनाइट से हमें टाइम का पता चल रहा है कि डार्कनेस हो चुकी है और ये ऐसा टाइम है कि सब सो चुके हैं और पोएट अकेला जाग रहा है। सेटिंग की बात करें तो पोएट कंट्री साइड में एक कॉटेज के अंदर बैठा है। बाहर फ्रॉस्ट ने हर चीज़ को फ्रीज कर दिया है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन कॉटेज के अंदर का एनवायरनमेंट थोड़ा वार्म है। कॉटेज में और भी लोग हैं लेकिन सब सो रहे हैं। पोएट अकेला जाग रहा है और फायर प्लेस के साथ बैठा है। पूरे कॉटेज में हर चीज़ स्टिल है, सिर्फ टाइनी ऐश मूव कर रहा है फायर प्लेस का, जिसकी मूवमेंट को देखकर पोएट अपनी चाइल्डहुड थॉट्स में चला जाता है। फर्स्ट 5 लाइंस में पोएट वेदर की बात कर रहा है कि बाहर बहुत फ्रीजिंग नाइट है। फ्रॉस्ट की वजह से बाहर की दुनिया की हर चीज़ फ्रीज हो चुकी है। ये आइडिया दे रहा है कि नेचर कितनी इंडिपेंडेंट और पावरफुल है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कि फ्रॉस्ट सीक्रेट मिनिस्ट्री कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है कि फ्रॉस्ट एक वर्कर की तरह काम कर रही है और सीक्रेटली बाहर की हर चीज़ को फ्रीज कर रही है। सीक्रेटली का लफ्ज़ इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि मिडनाइट का टाइम है और कोई देख नहीं रहा। 6 to 10 लाइन्स में है कि द पोएट्स माइंड डाइव्स इनटू एब्स्ट्रूजर म्यूजिंग्स, मतलब कि उसके दिमाग में कॉम्प्लेक्स और डीप स्पिरिचुअल सोचें आने लगती हैं। उसके पास उसका बेबी पीसफुली क्रैडल में सो रहा है। कॉटेज के अंदर इतनी ज़्यादा खामोशी होती है, इतनी ज़्यादा साइलेंस होती है कि वो उसे वैक्स करने लगती है, मतलब कि अनॉय करने लगती है। यहाँ पर दोबारा से पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दी गई है साइलेंस को कि वो अनॉय कर रही है पर्सन को। फ्रॉस्ट ने आउटसाइड की वर्ल्ड को फ्रीज कर दिया है, जैसे कि वास्ट सी, हाई हिल्स एंड थिक वुड्स। सब कुछ फ्रीज होने के बाद इतना स्टिल हो चुका है जैसे नेचर ब्रेथलेस हो चुकी हो, जैसे नेचर ब्रीद ही ना कर रही हो। ये एक्सट्रीम फोर्स करती है पोएट को कि वो रूम पे फोकस करने की बजाय डीपली अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। 11 to 15 लाइन्स में पोएट नियर बाय विलेज के बारे में सोचता है जिसमें दिन को हसल बसल होती है और क्राउडेड होता है। क्योंकि ये मिडनाइट का टाइम है तो हर ह्यूमन एक्टिविटी वैनिश हो चुकी है। विलेज इतना साइलेंट हो चुका है कि वो इतना अननोटिसेबल हो चुका है जैसे एक ड्रीम होता है। उसके बाद पोएट का ध्यान कॉटेज में रखे फायर प्लेस पे जाता है जो कि इतना डेड हो चुका है कि उसका थिन ब्लू फ्लेम कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। ऑलरेडी बर्न वुड यानी कि जो ऐश है वो हल्का सा फ्लिकर कर रही है और कॉटेज के अंदर वो सिर्फ अकेली चीज़ है जो मूवमेंट कर रही है। उस टाइम पर ऐश का फ्लिकर करना एक सुपरस्टिशन समझा जाता था। ये साइन होता था अनएक्सपेक्टेड गेस्ट या स्ट्रेंजर का। ये सीन देखकर पोएट अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिवाइव करने लगता है। 16 to 20 लाइन्स में है कि पोएट इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चला जाता है और फ्लटरिंग ऐश के साथ एक स्ट्रेंज इमोशनल बॉन्ड फील करने लगता है। क्योंकि कॉटेज के अंदर सिर्फ पोएट अवेक है और दूसरी चीज़ जो मूव कर रही है अवेक है, वो ऐश है। पोएट फ्लटरिंग ऐश को एक फ्रेंडली कंपेनियन की तरह देखता है क्योंकि वो उसे डार्कनेस में कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। पोएट ऐश के अनप्रेडिक्टेबल ट्विचेस को नोट करना शुरू कर देता है, यानी कि ऐश स्टेडी वे में नहीं फ्लटर कर रहा। फायर प्लेस की हॉट एयर की वजह से वो जलता है, फिर बुझ जाता है, फिर जलता है, फिर बुझ जाता है। 21 to 23 लाइन्स में बताया गया है कि ह्यूमन ब्रेन वर्क कैसे करता है। अगर एक इंसान कंप्लीट साइलेंस और डार्कनेस में बैठा हो तो ह्यूमन ब्रेन आसपास की हर चीज़ को इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। जैसे कि पोएट ने फायर प्लेस के पास पड़े फ्लटरिंग ऐश को नोटिस करना शुरू कर दिया। 23 to 44 लाइन्स में पोएट अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिवाइव कर रहा है फ्लटरिंग ऐश को देखकर। वो सोचता है कि वो लंदन जैसे बड़े सिटी में स्कूल में ट्रैप्ड और लोनली फील करता था। वो सोचता है कि उस वक्त भी जब वो फायर प्लेस के फ्लटरिंग ऐश को देखता था तो उसे अपने होम टाउन कंट्री साइड की याद आती थी। वो सिटी में बिल्कुल स्ट्रेंज फील करता था और क्लास में भी वो अपनी लव्ड वन यानी कि अपनी सिस्टर के आने का वेट किया करता था कि वो उसकी लोनलीनेस ख़त्म कर देती थी।
45 to 60 लाइन्स में है। वो कॉटेज में सोए हुए अपने बेबी की तरफ देखकर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक ब्यूटीफुल फ्यूचर देगा। वो सोचता है कि उसे एक डर्टी और क्राउडेड सिटी में ग्रो अप होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वो अपने बेटे को ग्रो अप होने के लिए कंट्री साइड का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। पोइट एक्सप्लेन करता है कि नेचर एक वंडरफुल किताब की तरह है जो कि गॉड ने लिखी है। वो सोचता है कि जब उसका बेटा नेचर के करीब रहेगा तो ना सिर्फ उसकी ब्यूटी देखेगा बल्कि गॉड के एंडलेस लव को भी अंडरस्टैंड करेगा जिसने ये सारी क्रिएशन की है। 60 to 74 लाइन्स में पोइट सोचता है कि क्योंकि उसका बेटा कंट्री साइड में ग्रो अप होगा तो वो नेचर के क्लोज होगा और हर सीज़न को एंजॉय कर सकेगा। एंड में नेचर को मैजिकल कहा गया है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है और टीच करती है, और वो होप करता है कि नेचर उसके बेटे की ज़िंदगी में भी पीस लाएगी। इसके थीम्स हैं द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन, पैटर्नल लव एंड होप्स फॉर द फ्यूचर, द ह्यूमन माइंड एंड इमेजिनेशन। उसके बाद कुछ हेडिंग्स हैं जो हम एनालिसिस के अंदर ऐड कर सकते हैं। पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है जहाँ पे फ्रॉस्ट को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, सीक्रेट मिनिस्ट्री, यानी कि वो हर चीज़ को फ्रीज कर रही है एक वर्कर की तरह, ह्यूमन वर्कर की तरह। साइलेंस वैक्सेस कर रही है 7 to 9 लाइन्स में, यानी कि वो अनॉय कर रही है। यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। साइलेंस को ह्यूमन ट्रेट दिया गया है, यानी कि अनॉय करना। फायरप्लेस के ऐश को फ्रेंड यानी कि कंपेनियन कहा गया है, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। लाइन 23 में थॉट्स को ट्वाइस कहा गया है कि जब इंसान अकेला बैठा होता है तो उसका ब्रेन मेमोरीज़ के साथ ऐसे खेलने लगता है, मेमोरीज़ को रिवाइव करने लगता है जैसे कि एक चाइल्ड बच्चा टॉयज़ के साथ खेलता है।